नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासती असम्बली यानी तेलंगाना असम्बली का इजलास जारी है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि KCR ने भी इस इजलास में शिरकत की है। लेकिन जहाँ तक KCR का सवाल है, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह वो ख़ुद को यानी अपने दौरे हुकूमत में ख़ुद को किस तरह मीडिया से और आम लोगों से, यहाँ तक कि अपने काबिनी और रुखा से दूर रखा करते थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ख़ुद को अपने फार्म हाउस तक महदूद कर दिया था। यहाँ तक कि जो अहम वज़रा हैं उनसे भी मुलाकात से गुरेज करते थे। लेकिन याद रखिए, जहाँ तक गुरूर और तकब्बुर का मसला है या फिर अना का या ईगो का मसला होता है, वो इस कदर आपको गिरा देता है कि आपको बेबस व मजबूर कर देता है। तो बहरहाल KCR आए असम्बली और ये बहुत बड़ी बात है कि शिकस्त के बावजूद तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और असम्बली में आना गवारा किया। लेकिन जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, आप देखेंगे कि किस तरह वो BRS को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि BRS लीडर और साबिक वजीर आपाशी व वजीर सेहत हरीश राव किस कदर झूठ बोल रहे हैं हुकूमत की स्कीमात से मुतालिक। उन्होंने ये भी कह दिया है कि BRS के दौरे हुकूमत में ज़बरदस्त रियासती ख़जाने को लूटा गया, बड़े पैमाने पर लूटा गया। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस तरह की लूट में मुलविस हैं उनके खिलाफ तहकीकात भी की जा सकती है। ख़ास तौर पर रियासत के जो बहबूदी स्कीमात थी और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि आपाशी स्कीमात है उसमें जो उलटफेर की गई है, जैसा कि के यानी रेवंत रेड्डी और कांग्रेसी कायदे निज़ाम आयद कर रहे हैं, उनका कहना है कि उसकी वो तहकीकात करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के बारे में उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए में आउटर रिंग रोड फरोख्त कर दी गई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के जो स्कीम से, इस तरह के जो डीलिंग्स थी, उसकी तहकीकात के लिए ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी पर तोल रहे हैं या फिर BRS हाइजीन को डराने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या उनका ये इंतबा कि वो तमाम स्कीमात की तहकीकात करवा सकते हैं और जो करप्शन हुआ है, जो बदगुमानियाँ हुई हैं, जो लाखों करोड़ों पे लूटे गए हैं, उसकी तहकीकात करवाएंगे और उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। ये एक अहम सवाल है जिसके बारे में हम सिद्दीक साहब से बात करते हैं। सिद्दीक साहब, बहैसियत माहिर तालीम, क्या आप समझते हैं कि BRS हुकूमत में जिस तरह का करप्शन हुआ है, जैसा कि रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि शिप डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कैम है उसमें भी वो भी करोड़ों रुपए का स्कैम है। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसकी बात बिल्कुल अब मीडिया में आ रही है कि क्या क्या स्कैंडल्स हुए हैं। जी जी। तो तहक़ीक़ात ज़रूर होनी चाहिए गैर जानिबाना तौर पर। इन्हें ऐसा नहीं कि सियासी इंतखाम के तौर पर नहीं, बल्कि अब चूँकि हुकूमत को ख़जाना खाली है, पैसे की ज़रूरत है, तो फिर कहाँ से लेंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करिए। तो इतना ख़जाना खाली कर दिए लोग कि अब कुछ बाकी नहीं रहा वहाँ पे। और बराबर हुए हैं, ये कहना है, कई रिपोर्ट्स आई हैं और जो स्पेशल है, जो चेयरमैन से जो बिठाई गई कमेटी से, उनका कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर घपले में, ख़ासतौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जो मसला है बहुत बड़ा स्कैंडल है वो। तो उसमें इरीगेशन का जो घपला हुआ है और इवन उसका जो क्वालिटी है वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, पता नहीं वो कब गिरता क्या है वो भी नहीं मालूम जाना। तो इस किस्म के जो सीरियस स्कैंडल्स हुए हैं, बराबर तहक़ीक़ात होनी चाहिए, हो के उसको मंजर-ए-आम पे लाना चाहिए कि वाकई कितना बड़े बड़े घपले हुए हैं इसमें जाना। और जो आप जैसा कि आपने कहा कि और ये गुरूर और तकब्बुर का नतीजा है कि जिसकी वजह से आज ये पोजीशन उनकी देखने वाली कि यानी पार्टी की बका का मसला हो गया, इतने जो है ना लोग उसमें से निकल के जा रहे हैं ना। तो ये बराबर इन्हें इतने साल उनको मौका दिया गया, लेकिन वो जो है ना अवाम से करीब आने की वजह अवाम से दूर हो गए जाना। जी जी। एक बात ये भी कही रेवंत रेड्डी ने कि बदकम्मा साड़ियों की जो तकसीम का मसला है उसमें भी करप्शन, और आप देखेंगे कि जो भी अवामी बहबूद के प्रोग्राम थे तमाम के तमाम में करप्शन का यानी करप्शन का वो किया गया, यानी इर्तिकाब किया गया। और आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि पालामूर प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। जी हाँ,
ऐसे कई हैं, एक के बाद एक मंजर आम पे आ रहे हैं। जी जी। कई स्कैंडल्स मंजर आम पे आए जिसमें पता चल रहा है वो शीप फार्मिंग का देखिए आप, जी जी। उसमें कई उस पर मेरे ख्याल से बल्कि सीबीआई तहकीकात चल रही है उसकी। जी जी। कई लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वो जो शीप बकरों की जो हुई है मसला जो है ना, रियासती वजीर साबिक जो है वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और कई नीचे के लोग कई इन्वॉल्व है। करोड़ों का घपला हुआ है इसमें, खाली ने बकरों की तकसीम, बकरों को अफजाइश के बारे में खाली। तो मतलब है कि ये अवामी बहबूद की जो स्कीमात है, अगर आप उसको ऐसा कर देंगे तो अवाम को क्या फ़ायदा पहुंचेगा बताइए जाना। और इवन जो वज़ाइफ देते आसरा पेंशन, इवन उसमें भी कई घपले हुए हैं जाना। आसरा पेंशन जी जी। सिद्दीक साहब, जैसे कि मैंने नाज़रीन को बताया कि आप एक माहिर तालीम हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जिस अंदाज में रेवंत रेड्डी ने कल ही ऐलान किया था कि वो उन्होंने 90 दिन में 30,000 मखलूआ जायदादों पर भर्तियाँ की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कौमी सतह की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कहा गया है कि जो जितना कम तालीम याफ्ता है वो उतना ही रोज़गार से जुड़ा हुआ है, जबकि आप देखेंगे दूसरे जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनमें बेरोज़गारी की शरह 40% है। बेशक बहुत इस वक्त राइट नाउ बहुत सीरियस मसला है रियाज साहब। ठीक है, आप तो वादा कर रहे हैं कि जॉब देने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए रेवेन्यू जनरेट भी करना चाहिए ना रियाज साहब। आप रिसोर्सेज, ठीक है, आप जॉब तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, कई चीज़ें चाहिए, और फिर अब लोग जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनका फिर नेमुल बदल भी वो भी चाहिए फिर जाना। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, एक देखा जाए तो मुनज़्ज़म तरीके से इसको सही प्लानिंग से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये जो मसला है। और वाकई बहुत ज़रूरत है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है थ्रू आउट इंडिया की। ले लीजिए आप कि क्यों जा रहे हैं लड़के, नौजवान पढ़े लिखे लोग क्यों बाहर जा रहे हैं जाना। जी जी। तो वो जो ओपनली बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी नहीं रहा है यहाँ पे, यानी इतनी तालीम पढ़ लिख के भी, इतना खर्चा करके भी, इतनी मेहनत, वो बाहर जाने के लिए प्रेफरेंस, इवन जो है ना यूक्रेन की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए चले आ रहे हैं हम लोग, इसराइल को चले आ रहे हैं जाना। तो कुछ भी अब उनके सामने बचा नहीं, क्योंकि हुकूमत की जो यहाँ पे पिछले हुकूमत की जो अभी जो एनडीए की हुकूमत की पॉलिसीज उसकी तरफ से कुछ भी जॉब्स, नए जॉब्स क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि कई स्कैंडल्स उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर ऊपर से जानिबदाराना रवैया, स्टेट्स के साथ जो सौतेला रवैया है वो अलग है। तो इसकी वजह से जो है ना बेरोज़गारी बेइंतहा पहुंच चुकी है रियासत। सब में बड़ा संगीन मसला इस वक्त ये है। और हमारे वज़ीर आज़म हो या फिर बीजेपी कायदीन हो, नौजवानों को पकौड़े बेचने का मशवरा देते हैं, ये बहुत गलत मशवरे होते हैं। मैं समझता हूँ कि तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए ऐसे वसाइल पैदा किए जाएँ ताकि जिसके नतीजे में वो बेरोज़गार से जुड़ जाएँ और फिर उनकी बेरोज़गारी दूर हो जाए। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन आपको सिद्दीक साहब ने भी बताया है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में बोदोबाश इख्तियार कर रहे हैं, वहाँ मुस्तकिल क़याम करने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं, तो ऐसे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई भी यूं ही मुल्क नहीं छोड़ता, बल्कि जब मायूस हो जाता है तो मुल्क छोड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ख़ुद ऐवान में यानी पार्लियामेंट में मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही है और कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान जो हमारे बैरूनी ममालिक में तलबा तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, उनमें से 633 तलबा की मौत हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में अगर जहाँ तक 19 ऐसे वाक़यात का हवाला दिया गया है जहाँ पर हिंदुस्तानी तलबा का कत्ल कर दिया गया। बाज़ हादसात में मौत हुई है, बाज़ मुख्तलिफ तबई मौत भी थी, नेचुरल डेथ भी थी। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका में इन 5 बरसों के दौरान 108 तलबा अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए। इसके अलावा अगर बरतानिया की बात करते हैं तो बरतानिया के बारे में मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि 58 तलबा वहाँ अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। इसमें कत्ल भी किया गया लोगों को और तबई मौत भी शामिल है, एक्सीडेंट भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में 57 यानी 57 हिंदुस्तानी तलबा अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। रूस में 37 तलबा और आपको ये बता दूं कि यूक्रेन में 18 तलबा अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए। आप देखेंगे कि खुद हैदराबाद के जो नौजवान थे नामपली से जिनका ताल्लुक़ था वो भी इस यूक्रेन में शहीद हुए। यूक्रेन में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए और कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान के 18 नौजवान तालीम हासिल करने की गर्ज से यूक्रेन गए थे और वहाँ उनकी मौत हो गई। जर्मनी में 24, जॉर्जिया, किर्गिस्तान और कब्रस में ख़ासतौर पर नौजवान MBBS करने के लिए जाते हैं, वहाँ 12 नौजवान या हिंदुस्तानी तलबा है वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए, जबकि चीन में 8 हिंदुस्तानी तलबा फौत हो गए। तो आप ये बताइए कि एक तरफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अगर आप फिगर देखेंगे तो अमेरिका हो या कहीं पर भी, UK हो या कनाडा हो, वहाँ हिंदुस्तानी तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा जाती है। क्या हिंदुस्तान में ऐसे वसाइल नहीं? रियाज साहब सुमेवल की यहाँ का तालीम जो है ना बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। उसको हासिल करने के लिए एक तो टफ कंपटीशन है, फिर ऊपर से जो है ना खर्चा बहुत आता है।
तो लामाल्ला जो है ना वहाँ पे सस्ते में हो जाता है एजुकेशन, तो इसलिए उसको प्रीफर करते हैं। क्वालिटी कैसा रहता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्वालिटी अगर इंडिया से कंपेयर करें उतनी क्वालिटी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि दोबारा आके फिर यहाँ पे टेस्ट पास करना होता है उनको यहाँ पे, तो जब वो रिकॉग्नाइज्ड कहलाए जा सकते हैं, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो अब उसको जानबूझ के जो है ना वो लोग क्या करें, कम खर्च में होता है बोल के जाके वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं जाने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो मालूम है आपको, ऊपर से फिर सोने पे सुहागा, ये जो स्कैंडल चल रहे हैं, पेपर लीक आउट के किस्से चल रहे हैं, अब बचा के जो इन्हें सहारा है, जो भरोसा है बच्चों पे, वो भी खत्म हो चुका है। मैं तो समझता हूँ कि नीट को बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर नाअहल लोगों के हाथों में कोई चीज दे दी जाएगी तो फिर वो उसका सही तौर पर एहतमाम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इतना बड़ा स्कैंडल है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट किसी सूरत में उसको कैंसिल करने तैयार नहीं है। अब बताइए, इन्हें एक मजाक बन के रह गया है। जी हाँ, वो जो नीट की जो काउंसिल है जी, इसमें जो कंडक्ट करते हैं, ये सिर्फ मजाक बन के रह गया है। 24 लाख बच्चे हैं जो है ना, आप उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो है ना मजाक कर रहे हैं, और एक एक जो है ना पेपर 10 लाख में जो है ना लीक आउट हो रहा है, जो है 40 लाख में लीक हो रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट आप देखें तो पता चलेगा कि आप आगे इन्हें दंग रह जाएंगे आप सोच के कि कितना इन्हें बुरी तरीके से मजाक किया गया है मासूम तुलबा के साथ। ये बताइए, बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नीति आयोग का सवाल है, नीति आयोग आपको बता दूं कि पहले इसका नाम था मनसूबाबंदी कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन इसका नाम था। मोदी जी आए और उसका नाम तब्दील कर दिया। अब तो हाल ये है कि अशोका हाल पार्लियामेंट का, उसका नाम तब्दील किया गया, कई स्टेडियम्स का नाम तब्दील कर दिया गया, कई शहरों का नाम तब्दील कर दिया गया। ऐसा लगता है कि नामों की तब्दीली की बीमारी में ये हुकूमत मुब्तला हो गई है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता, नीति आयोग का जब आज इजलास हुआ तो ममता बनर्जी का इल्ज़ाम है कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने की इजाज़त दी गई और उनका माइक जो था वो म्यूट कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है रियासा। मैं तो कहूँगा कि इसको नीति का बदनीयती आयोग कहना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो आप गलती करें, प्लानिंग कमीशन को जो है ना ख़त्म करके स्टार्ट करें, ठीक है करें, और चेयरमैन कौन होना चाहिए, इसका कोई इकोनॉमिकली एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के। हाँ, बिल्कुल। मैं सदर हूँ, कैसा होता बताइए, क्या आप जो है ना माशी तौर पे आपको जो है ना उतनी नॉलेज है कि मुल्क किस सिमत में जा सकता है, तरक्की के मनसूबा क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जवाहरलाल नेहरू उसके प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे तो उनके लिए सूट होता था, उस काबिल थे वो, उनको मालूम था कि किस डायरेक्शन में कंट्री को ले जाना चाहिए। तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर उस काबिल हैं कि जो है ना वो कंट्री का जो है ना माशी जो रुख है उसको मुतयन कर सकें? हरगिज़ नहीं। इवन हमारी जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी उस काबिल नहीं है कि जो है ना कई चीज़ें हमारे, अब तो सिर्फ एक पॉलिटिकल फोरम होके बन के रह गया वो, यानी ये जो अपोजिशन कायदीन इल्ज़ाम आयद करें उसको दोहरा रहे हैं। बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो है ना इनको ना मौका ही दिया जाता, ना बोलना दिया जाता इनको, इससे पहले भी हो चुका है जाना। तो ये क्यों गए भैया? तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था इनको, जब मालूम है कि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ वो बीजेपी का नीति आयोग है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। एनडीए नीति आयोग है, वो दूसरा अपोजिशन के लिए वहाँ पे कोई मौका है, ना बोल सकते ना बात कर सकते। नहीं, आप देखिए सिद्दीक साहब, आप जैसे कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु है स्टैलिन, एम.के. स्टैलिन, उन्होंने बाइकाट किया नीति आयोग के इजलास का। अब रेवंत रेड्डी ने उसका बाइकाट किया, यहाँ तक कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने बाइकाट किया। हद तो ये है कि पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है, वहाँ के चीफ मिनिस्टरों ने और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने उसका बाइकाट किया है। तो फिर ममता बनर्जी को जाने की जरूरत क्या थी? या शायद कुछ उम्मीदें लेके गई थी वो, शायद स्टेट के लिए हमारे कुछ फंड्स मिल जाएंगे, कुछ मैं भी बोल सकूंगी, लेकिन वहाँ पे तो कोई मौका ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का चलने वाली है, वहाँ पे उनकी तकरीर को इजाज़त दी गई, इनको कौन टाइम देता बताइए? नहीं, म्यूट करना, एक खातून चीफ मिनिस्टर है, वो भी अपोजिशन चीफ मिनिस्टर है, उनका माइक अगर इजलास में आप म्यूट करेंगे तो फिर वहाँ इजलास बुलाने की जरूरत ही क्या थी, उसका मकसद ही क्या था? बिल्कुल बदअखलाकी की जो है ना बहुत बड़ी मिसाल है ये। इनके पास अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना मैनर्स है, कैरेक्टर्स है इन लोग। ठीक है, आपकी सियासी पॉलिटिक्स तो अलग ही है इसके बारे में, लेकिन बेइज्जती बुला के बेइज्जती करना ये लोगों का जो है ना शेवा है, इनका कोई वो नहीं है इनके पास, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इनके पास। अगर आपकी बेइज्जती कर रहे हैं तो आप भी उनकी बेइज्जती कीजिए, टिट फॉर टैट। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस सतह पर पहुंच चुके हैं कि अभी लोग जो है ना अच्छी खासी लैंग्वेज सुनने वाले नहीं है। जी हाँ, ये लोग जाना। अब देखिए, खुद पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पहले जब तकारीर किया करते थे, खिताब किया करते थे, तो बहुत ही यानी ऐसा लगता था कि डिफेंसिव मूड में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऑफेंसिव मूड में है। जैसे ही ऑफेंसिव मूड में आ गए, तो आप देखेंगे किस कदर खौफ छा गया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी कायदीन पर। वो बार बार अपनी कुर्सियों से उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, अब तो तमाशा हो गया है, सीधा बुलाए अगर बोलने की कोशिश का अपोजिशन, या तो माइक बंद कर दो, या तो उसको जो है ना
कैंसिल कर दीजिए, सेकंड डे पे डाल दीजिए, किस्सा खत्म। इवन आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा अक़लियतों को सताया जा रहा है, उन्होंने मुसलमान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन माइनॉरिटीज़ का नाम दिया है, और दलितों का नाम दिया है, और जिस अंदाज में उन्होंने बेरोजगारी की बात की है और मुल्क को फिरकावारियत के आग की लिपेट में ढकलने की बात की है, तो आपने देखा कि स्पीकर ने उनके जो ये रिमार्क्स थे उनको हज़फ कर दिया उनकी खिताब से, बिल्कुल रिकॉर्ड से। सच सुनने की आदत खत्म होगी ना इनको। ये लोग जो है ना आईना दिखाना इनको बहुत बुरा लगता है, सच सुनना नहीं चाहते लोग और दूर भागना चाहते लोग। तो हालांकि इनको सुधर जाना चाहिए था थर्ड टर्म में, इनकी जो हालत हुई है, दुर्गत बनी है, जो नंबर्स आए हैं, ये लोग सुधर जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा और लोग जो है ना एग्रेसिव हो गए हैं अभी तो जाना। बहुत अफसोस होता है मुझे तो इस तरह के हालात देखकर। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं बिहार में आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश बाबू की हुकूमत है, नीतीश बाबू पर ज़बरदस्त मेहरबान है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। न सिर्फ नीतीश बाबू बल्कि आप देखेंगे चंद्रा बाबू पर भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी का मुजाहरा किया है, मेहरबानी के वो शफ़क़त का मुजाहरा किया है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तायद के हुसूल की खातिर किया गया है। और आप देखेंगे कि ये दोनों बैसाखियों की तरह मोदी के काम आ रहे हैं। लेकिन हम बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार का मुजफ्फरनगर, वहाँ पर आप देखें कि एक रेलवे पुलिस ने वहाँ पर एक मुसाफिरीन के जो आपस में नशिस्तों के लिए बहस व तकरार कर रहे थे, उनको मारपीट की, और नतीजे में एक मुसाफिर के पेट पर रेलवे पुलिस यानी जीआरपी पुलिस वहाँ पर है, तो उसका एक जवान ने छड़ी मारी, और जैसे ही उसने छड़ी मारी तो उस मुसाफिर की आंतड़ियाँ बाहर निकल आईं। कितनी शर्म की बात नहीं, कितनी अफसोस की बात है। ये कहा जा रहा है उस मुसाफिर के बारे में, और नाम भी बता दूं, मोहम्मद फुरकान उस मुसाफिर का नाम है, और ये जो है बिहार से जा रही थी ये ट्रेन, जानकपुर रोड रेलवे स्टेशन जब ये पहुंची, मुंबई जाने वाली ट्रेन थी, जब ये पहुंची तो वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आया, और ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद फुरकान के पेट का ऑपरेशन हुआ था और टाँके दिए गए थे, और जैसे ही उसने छड़ी मारी जोर से तो टाँके टूट गए। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं गैर इंसानी हरकत कहलाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल इनके ऊपर भी जो है ना फ़िरक़ापरस्ती का इन्फ्लुएंस हो चुका है काफ़ी। जी बीजेपी से मुतासिर हो गई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, ये कहा जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बिल्कुल इनमें भी जो है ना वो उस किस्म की फीलिंग आ चुके हैं लोग जो है ना, तो बिल्कुल ये लोग किसी हमदर्दी से आ रही हैं, इनको कोई हमदर्दी इंसानियत नाम की इनमें बाकी नहीं है जाना। बिल्कुल जाना, अगर इस तरह की फीलिंग्स आ गए तो मैं समझता हूँ कि जो इंसानी हमदर्दी की फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऑफकोर्स है ना, हो जाएगी। तो ये जो है ना जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसका असर है। और ये वाक़या जो है बम्बई जाने वाली करमभूमि एक्सप्रेस में पेश आया। बिल्कुल, आप नाम देखिए वो ट्रेन का करमभूमि, और वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि रेलवे पुलिस ने यानी जीआरपी ने 2 अपने अरकान अमला को मुअत्तल कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हाईलाइट करना चाहिए, मालूम हो सके क्या चल रहा है रियल में। अच्छा सिद्दीक साहब, ये तो रही हमारे मुल्क की बात, मुल्क में जो मसाइल छिड़े हुए हैं उस बारे में हमने बात की है, लेकिन अब आलमी सतह पर देखिए 2 जो वाक़यात हैं या 2 अहम खबरें हैं, ख़ासतौर पर एक तो फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन पर किस तरह के मज़ालिम इसराइल ढा रहा है। 10 माह हो चुके हैं, 40,000 के करीब फ़लस्तीन शहीद हो चुके हैं, 90,000 यानी 91,000 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन किसी को शर्म नहीं आ रही, ना आलमी बरादरी को, ना आलमी इदारों को, ना आलमी हुकूमतों को, और ना खुद साख्ता बड़ी ताकतों को, कि वो मुदाखलत करते हुए इसराइल को ये बताएं कि तुम गलत हो और तुम्हारे खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के तहत मुकदमा चलाना चाहिए, तुम्हें सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन कोई आगे आने वाला नहीं है। ऐसे में देखेंगे ये एक तो खबर है। दूसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप की है और कमला हैरिस से जिनका मुकाबला होने वाला है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 78 ईयर्स के हो चुके हैं, और उनकी जो जहनी हालत है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने देखा कि अमेरिकन जो अपोजिशन लीडर्स है वो भी बहुत कुछ कह चुके हैं। अब ये कहते हैं कि कमला हैरिस ने एक यहूदी से शादी की, लेकिन वो यहूदी दुश्मन है, और कमला हैरिस अमेरिका के लिए नुकसानदार साबित होगी, इस तरह की बात की है। लेकिन मीडिया ने कहा कि ट्रंप ने ये झूठ कहा है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल रियाज साहब, ये इतना बदनाम शख्स है, इसके ऊपर कई केसेस हैं। जी, और इससे पिछले इसका रिकॉर्ड तो आपको मालूम है जो है ना, मुआखज़ा भी किया जा चुका है इसके बारे में, और ना ही उसकी जहनी हालत ठीक है। ये जो है ना सेक्रेटरीज के पास इसका इलाज चल रहा है, रिपोर्ट्स हैं इसके बाद, अब तक प्रूव हो चुका है कि नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो उसको नॉमिनेट करती है पार्टी, तो अब अंदा लगाइए कि पार्टी का क्या हाल है, आप अंदा लगाइए। जबकि कमला हैरिस का जो मामला है, ये लेडी है, और अब यानी कितनी निचली सतह पे इतने रकीक हमले ये शख्स कर रहा है। वो कहता है कि कमला हैरिस जब आती है तो एबॉर्शन बिल लाएगी, लाके वो पेटों में से जो है ना हमल गिरवाएगी, बच्चों को मारेगी। इतनी जो है ना बकवास बेशरम बातें बकवास कर रहा है अपनी स्पीच में। तो वैसा शख्स जो है ना
अगर बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो बताइए क्या हाल होंगे अमेरिका का जाना। जी जी जी। वैसे मैं समझता हूँ कि वो तरक्की पसंद जो लोग होते हैं वो इस तरह के उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन क्या वजह थी कि पिछले मरतबा आपने देखा कि किस तरह ट्रंप कामयाब हुए थे और उसके बाद जिस अंदाज में आवाम बरहम हुई है, और इवन आपने देखा व्हाइट हाउस पर हमला किया गया था। हमला किया गया, जी हाँ, हर तरीके से गुंडागर्दी की गई, अटैक किया गया, प्रूफ है ये पूरा। जी जी। और इसको तो जेल में होना चाहिए था। ये तो पहली बात है कि बाहर कैसा फिर रहा है शख्स। जी जी जी। अब चूंकि अपोनेंट कोई स्ट्रांग नहीं है, मजबूरन फिर इसको सामने लाया जा रहा है ये शख्स हो जाना। लेकिन जिस अंदाज में मजहब की आड़ में पनाह लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, मजहब के नाम पर वो कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी भी इसी तरह की बातें किया करते थे? बिल्कुल सिमिलरिटी है, कर रहे हैं। बिल्कुल जो है ना मजहब का सहारा लेके लोग आगे बढ़े, वरना इनमें कोई टैलेंट्स है ना कोई सलाहियत है कि अवाम इनको जो है ना कुछ लाइक करें, कुछ करके दिखाए लोग, बस वही की सहारा लेके यहूदियों की सपोर्ट ले लेके आगे बढ़ने की कोशिश कराए शख्स। लेकिन आप देखेंगे यहूदी का वो नाम तो ले रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि उनके इल्ज़ाम में कोई जान ही नहीं है। तो क्या इनके झूठ की वजह से वो उनका जो इम्कान है वो मुतासिर नहीं होंगे? लेकिन अमेरिका का ऐसा मामला है रियाज साहब कि कब ट्रेंड बदलते हैं वहाँ नहीं मालूम है ना, अवाम कब एकदम ख्यालात बदल जाते हैं नहीं मालूम। नहीं, आप देखिए 59 ईयर्स की कमला हैरिस है और दूसरे उनके मुकाबले में 78 ईयर्स का एक बूढ़ा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या एक बूढ़ा, मैं समझता हूँ कि ठीक है अगर आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको एडवाइजर के तौर पर आपकी खिदमत हासिल की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे अहम तरीन ओहदों पर बिठाना आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप मिसाल के तौर पर जो बाइडन को देखिए, जो बाइडन आप 80 के अबाव उनकी उम्र हो गई है, 80 साल से जायद की उनकी उम्र, और वो आप जेलेंस्की को वो मिस्टर पुतिन के नाम से पुकारने लगते हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। तो ये देखिए इंसान जब उम्र ज्यादा होने लगती है तो उसकी जो जहनी वो सलाहियतें हैं वो सुकड़ने लगती है। बिल्कुल, इन्हें 80 के बाद रियासत जनरली स्लीप मेमोरी की बीमारी आ जाती है। अच्छा, आदमी की याददाश्त मुतासिर होना शुरू करती है। तो आप इतने बड़े पोस्ट को उसको दे रहे हैं, जब कुंजी आप न्यूक्लियर पावर की चाबी उसके हाथ में दे रहे हैं, बिल्कुल बटन उसके हाथ में है, जो दुनिया की सारी जो है ना तबाही हो सकती है अगर जंग हो जाए, तो वैसे शख्स को आप जो है ना प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। तो आवाम का भी काम है, बाशऊर जो आवाम है, एजुकेट आवाम है, वो सोचे कि भाई आखिर कर क्या रहे हैं, किसको जो है ना ठहरा रहे हैं। अब दबाव डाल के दूसरे कैंडिडेट को लाएं, या और भी हैं वहाँ पे कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं कि काबिल लोग हैं, संजीदा लोग अभी भी हैं वहाँ पे जिनको आप दे सकते हैं बिल्कुल टिकट। यंग लोग हैं, यंग है कई जो है ना बागडोर संभाल सकते हैं अमेरिका की। जी जी बिल्कुल, लेकिन पता नहीं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से या पब्लिक की जो ट्रेंड चल रहा है, शऊर क्या है, वो अब हम नहीं बता सकते उनके जहन में क्या। ये देखिए जहाँ तक नस्ली मुनाफरत का सवाल है, जहाँ तक मजहबी जुनून का सवाल है, और जहाँ तक आप देखेंगे कि यहाँ जिस तरह हिंदू मुस्लिम किया जाता है, वहाँ पर अब ट्रंप खुद यहूदी कहने लगे हैं कि यहूदियों यानी एक जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह इसराइल में तबाही और बर्बादी मचाई गई है, और यानी इसराइल ने फ़लस्तीन में, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 40,000 की बात की जा रही है फ़लस्तीन शहीद हुए हैं। 40,000 नहीं बल्कि लाखों की तादाद में है फ़लस्तीन जो शहीद हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो है ना वीरान खंडर बना दिया गया गजा को जो है ना। तो वैसे में जो है ना ऐसा शख्स ये कहना तो बिल्कुल कोई जान नहीं है उसकी, ऑलरेडी चल रहा है, सबको मालूम है। और दूसरी चीज़ रियाज साहब, प्रेसिडेंट कोई भी हो लेकिन इनकी फॉरेन पॉलिसी बदलती नहीं है अमेरिका की, जो है वही सेम जो है ना, इन्हें प्रो यहूदी जो है ना, इनकी इस्लामोफोबिया का प्रो यहूदी नहीं, प्रो ह्यूमैनिटी होना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनके पास, ऐसा नाम की चीज़ नहीं है, और इस्लामोफोबिया पे लोग जो है ना फाइट करते हैं। अरे मेरे भाई आप देखेंगे कि 40,000 लोगों का कत्लेआम किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि आपने देखा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो शहीद हो रही है और फिर उसके पेट से बच्चा निकाला जा रहा है यानी जिंदा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये दिखाई नहीं देता इनको जो है ना। अगर कोई कुत्ता जानवर मर जाता है तो ये लोग जो है ना बहुत गम में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन इंसानों की अहमियत नहीं है, जानों की इनके पास जो है ना। जी बिल्कुल, ये इन्हें सारी दुनिया देख रही, मीडिया देख रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि जो है ना कुछ कह सके, उनको रो सके। खाली एक मजम्मत की करारदाद मंजूर होती है, दैट्स ऑल, खत्म। उससे हट के कुछ इन्हें कॉन्क्रीट स्टेप कोई नहीं लिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि अब ट्रंप की अगर उम्र, ट्रंप और कमला हैरिस की उम्र का तकाबुल किया जाए तो ट्रंप है 78, कमला हैरिस 59, यानी 19 साल वो छोटी हैं ट्रंप से। जी हाँ, तो हो सकता है इम्कानात उनके ज़्यादा है, इम्कानात भी ज़्यादा। अभी तक तो ट्रेंड ये चल रहा है कि इनके इम्कानात ज़्यादा हैं, और अगर वो आती हैं तो बेहतर तरीके से हुकूमत चला सकती है, अमेरिका को चला सकती है। फिल वक्त मैं समझता हूँ कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का फर्क है, ट्रंप आगे है 2 पॉइंट से, लेकिन ये तो इब्तिदा है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, हो सकता है लीड ले लें आगे चलके, तो बहुत यानी अमेरिका पुरसुकून अंदाज में अमेरिका तरक्की कर सकता है अगर ये मोहतरमा आती है तो जाना चाहिए। हाँ हो सकता है जी। और वैसे भी अक्सर लोगों ने यही कहा है कि जो जुनून पसंद होता है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जैसा ट्रंप के बारे में कहा जाता है, उनकी
बॉडी लैंग्वेज जो है वो कभी कब क्या करें कुछ कहा नहीं जा भरोसा सकता। नहीं, बिल्कुल कई ऐसे भरोसा वीडियोस हैं उनके, उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल को एक मुक्का भी रसीद कर दिया, जी बिल्कुल, उस पर हमला भी कर दिया। बिल्कुल, ये तो एक नॉर्मल शख्स नहीं कर तो सकता ऐसा जो है ना। वो एक्चुअली रेसलिंग का कोच है, अगर आप देखें पुरानी वीडियोस में मौजूद है। अच्छा अच्छा, वो रेसलिंग का कोच है, बताता रेसलिंग में वो हिस्सा लिया है जाना। अच्छा अच्छा। तो वैसे शख्स को आप बागडोर दे रहे हैं इतनी बड़ी कंट्री की, वर्ल्ड पावर की जो है ना आपकी जो है ना। तो ये बहुत ख़तरनाक बातें होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक ट्रेंड जो हैदराबाद में चल रहा पड़ा है वो बहुत ख़तरनाक है, और उस ट्रेंड के बारे में हम यानी पीर के प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। और वो है नौजवानों की जो हालत हो गई है, यानी वो कार चलाते हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी से बाइक्स चला रहे हैं और हादसात का शिकार हो रहे हैं, फिर वो उन हादसात में जाँ बहक भी हो जाते हैं, और इसका जो असर उनके माँ बाप पर, उनके भाई बहनों पर, उनके ख़ानदान पर होता है, जो गम का पहाड़ टूट पड़ता है, मैं समझता हूँ कि उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।